हेलो एवरीवन। सब बढ़िया चल रहा है। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो हमारी एनसीईआरटी डेली रिवीजन सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल साइकिल? एज यू कैन सी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो डिपेंड करता है कि सेल डिवाइड कैसे कर रही है और उस सेल का एनलार्जमेंट कैसे हो रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, ये दोनों मिलके क्या कहलाता है? सेल रिप्रोडक्शन। तो सेल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। एज यू कैन सी हियर, दिस सेल इज अंडरगोइंग डिवीजन। अब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सेल ग्रो करेगी और उसके बाद वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जो सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। तो जो दो इवेंट हैं, एक हो रहा है सेल का डिवीजन और दूसरा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एट स्पेसिफिक टाइम ओनली, जबकि सेल जो है वो उसका जो ग्रोथ है उसकी वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी थ्रू आउट लाइफ। बट ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी स्पेसिफिक। अब मैं आपको बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की थोड़ा सा डिफर करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि सेल डिवीजन इज रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। जैसे एक कोई भी सेल है, एज यू कैन सी हियर, बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर जाती है और दो नई डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। देयर इज सिंपल सेल एनलार्जमेंट एंड डिवीजन। बट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल। अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो सेल डिवीजन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर इसको मैं कंपेयर करूं एक हीट सेल के साथ, which divides only in 90 minutes. So entirely different, varies from organism to organism. Now cell cycle involves two phases. 95% जो टाइम है सेल का वो अपने आप को प्रिपेयर करने में निकल जाता है, दैट इंक्लूड्स इंटरफेज। एंड एक्चुअल जो डिवीजन है वो इस 5% ड्यूरेशन में होता है, दैट इज एम फेज। तो एम फेज के लिए जो 5% टाइम के लिए 95% टाइम प्रिपरेशन में लगाना पड़ता है सेल को। सो इंटरफेज रेस्टिंग फेज है, बट एक्चुअली ये रेस्टिंग नहीं है, इट इज ए प्रिपरेशन। इट इज नॉट रेस्टिंग, इट इज प्रिपरेशन ऑफ द सेल फॉर एम फेज। सो इसमें सेल की ग्रोथ हो रही है, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होगी। इस इंटरफेज को भी हम तीन सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, G1, S एंड G2 फेज। G1 और ग्रोथ 1, गैप 1 फेज, दिस वन हियर। सो ये माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है, इट फॉर्म्स G1 फेज। यहाँ पे वही ग्रोथ हो रही है, सेल ने अपने आप को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। आपको ध्यान रखना है ये जो फेजेस हैं इंटरफेज के, दीज आर प्रिपरेटरी फेजेस। ये जो इंपॉर्टेंट है एस फेज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल में किस स्टेज पे होता है. सो ड्यूरिंग एस फेज DNA replication occurs. DNA replication takes place. So दो वर्ड्स हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. डीएनए का अमाउंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या फर्क आएगा? अमाउंट गेट्स डबल्ड बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम ड्यूरिंग एस फेज और सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल और इंटरफेज. सो डीएनए ने रेप्लिकेट किया एंड अमाउंट गेट्स डबल्ड. G2 फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज, सेल की ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू रहेगी. आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी. एंड नाउ एट द एंड ऑफ G2 फेज सेल गेट रेडी फॉर M फेज और माइटोसिस. सो एक्चुअल डिवीजन जो हो रहा है सेल का वो M फेज या माइटोटिक फेज में हो रहा है. इसमें दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस and division of cytoplasm. So karyokinesis is followed by cytokinesis. Now different cells, मैंने कहा था कि ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, it varies from cell to cell, organism to organism. So some cells continuously divide, जो कि हम देख रहे हैं. Some cells divide occasionally. And some cells do not divide at all. Heart cell. जो ओकेजनल डिवीजन होता है सेल में, इट इज जस्ट टू रिप्लेस द डेड और डैमेज सेल्स सो दैट फंक्शनिंग ऑफ सेल रिमेन कंटिन्यू. नाउ दिस माइटोटिक फेज और M फेज इज फर्दर divided into 4 substages: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. बट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है, वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करती वो क्या करेंगी? नॉर्मल पैटर्न हमें पता है G1, S एंड G2, बट दो cells which do not divide they exit G1 phase and enters into a relatively inactive state, that is G0 or gap 0 or quiescent phase. So इनका प्रोलिफरेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी ऐसी सेल्स. सो G0 phase comes with G0. G1 के बाद या S से पहले जो एक इनएक्टिव स्टेज रहेगी, that is G0. Now two type of cells are found, somatic cells and germinal cells. तो माइटोसिस होगा सोमेटिक सेल्स में, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक चीज है. सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 स्टेजेस हैं माइटोटिक डिवीजन की, कैरियोकाइनेसिस की. तो वन बाय वन विल डिस्कस. ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा है प्रोफेज का. लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज माइटोटिक सेल डिवीजन का. इमिडिएटली G2 फेज के बाद प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है. यहां पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो गया, थिकनिंग उसकी स्टार्ट होगी. सेंट्रोमियर जो होगा वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, उससे एस्टर की फॉर्मेशन होगी. सो 2 एस्टर और जिससे स्पिंडल फाइबर बनेगा, ये मिलके माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं. 2 स्पिंडल्स along with
ester or two esters along with spindle form the mitotic apparatus. Now late प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी एंड जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस भी यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे टुवर्ड्स द एंड और लेट प्रोफेज. नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज. अब स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी एनिमल सेल में. सेंट्रोमियर जो था हमारा वो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाता है और जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर मैक्सिमम थिकेंड एट दिस स्टेज. सो मेटाफेज जो है बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. इट इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि जो क्रोमोसोम है उसकी थिकनेस मैक्सिमम है यहाँ पे. नाउ दिस क्रोमोसोम अटैच और align themselves in one plane and that is known as equatorial or metaphasic plate. सारे के सारे क्रोमोसोम एक साथ आ जाते हैं, ट्रांजिशन हो जाता है उनका प्रोफेज से मेटाफेज में और सारे के सारे एक लाइन में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं. नाउ दिस स्पिंडल फाइबर अटैचेस विद द क्रोमेटिड्स and that is known as kinetochore. Attachment of spindle fiber with chromatids occurs with the help of kinetochore. शॉर्टेस्ट फेज हो गया एनाफेज. ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि एट व्हाट स्टेज क्रोमोसोम सेग्रीगेशन अकर्स. तो क्रोमोसोम का सबसे पहले सेग्रीगेशन एनाफेज में होता है. आप याद रखें अगर मियोसिस की बात होगी तो मियोसिस 1 में एनाफेज 1 में सबसे पहले सेग्रीगेशन होगा. और इस सेग्रीगेशन क्यों हो रहा है? दिस सेग्रीगेशन अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी स्पिंडल फाइबर्स. तो जो बाइवेलेंट था वो अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है और इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स पोल एंड आर्म्स टुवर्ड्स सेंटर. And in the last stage, metaphase, it is just reverse of prophase. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से अपीयर हो जाएगी. वहां पे न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस डिसअपियर हो गया था, यहाँ पे वो दोबारा से रीअपियर हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन बन जाएगी और वो कंस्ट्रक्शन सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगी. दिस इज द एंड ऑफ टेलोफेज. कैरियोकाइनेसिस का टेलोफेज कंटिन्यू रहते हुए ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं कि टेलोफेज पहले कंप्लीट होगा, एंड होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा. टेलोफेज कंटिन्यू रहते रहते ही जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. तो दिस इज साइटोकाइनेसिस. एक सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ ये प्रोसेस भी डिफर करती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनती है, बाहर से अंदर की तरफ ये डीप डीप होती चली जाएगी एंड फाइनली ये पेरेंटल सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगी. सो एनिमल सेल में क्लीवेज फरो की हेल्प से साइटोकाइनेसिस होता है. जबकि अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये प्रोसेस अंदर की तरफ से स्टार्ट होती है. जो गोल्गी के वेसिकल्स हैं वो यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, वो अपीयर हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं इक्वेटर पे और उससे फर्गेमोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो जाती है. फर्गेमोप्लास्ट की फॉर्मेशन हो गई और अल्टीमेटली ये वेसिकल्स और फर्गेमोप्लास्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. और जो सेल प्लेट बनी इस सेल प्लेट से ही हमारे प्लांट सेल का मिडल लेमेला बन जाएगा. तो मिडल लेमेला की फॉर्मेशन कहां से हुई? सेल प्लेट. कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है? गोल्गी, गोल्गी के वेसिकल्स. तो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन से हुआ, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो की हेल्प से हुआ.
सो ये इक्वेशनल डिवीजन की बात हुई, माइटोसिस की बात हुई, जो कैरियोकाइनेसिस के 4 सब स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के थ्रू, एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो एंड प्लांट सेल में सेल प्लेट के फॉर्मेशन के हेल्प से। नाउ दिस इज सिग्निफिकेंस, हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस। जीनोम सेम रह जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करते रहते हैं प्लांट सेल के, और जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो भी मेंटेन रह जाएगा। सेल की रिपेयरिंग, सेल की रिप्लेसमेंट, वो सारे काम भी इक्वेशनल डिवीजन के हेल्प से हो जाते हैं। Now the second type of cell division, that is meiosis, or it is also known as reductional division. It is reductional division. Germinal cells जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उस टाइम पे मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। सो तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। इक्वेशनल में, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम था, यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो हाफ जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिस्टोर कैसे होगा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, दोबारा से डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी। सो प्रोफेज मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। नाउ मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो स्टेजेस में प्रोसेस कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार ही होगा, एंड इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। तो जो मियोसिस 1 की जो प्रोसेस है वो जस्ट रेप्लिकेशन के बाद शुरू हो जाएगी और सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगी। सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है। तो एक क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर इसको मैं कंपेयर करूं दूसरे क्रोमोसोम के साथ तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। सो सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड एट द एंड ऑफ meiosis 2 4 haploid cells are formed। 4 haploid cells की फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि यहाँ पे माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रही थी। So meiosis 1 involves prophase, metaphase, anaphase and telophase 1, and in meiosis 2 prophase, metaphase, anaphase and telophase 2. So this is NCERT diagram which shows all the steps of meiosis starting from prophase 1 and ending at telophase 2. Now prophase 1, one by one we will discuss all this. Prophase 1 of meiosis 1 एक लंबा प्रोसेस है, और प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होती हैं। 5 सब स्टेजेस आर देयर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। यही पोर्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है सेल डिवीजन में, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में। आपने भी फेस किया है ना कि ये कहां से क्या इवेंट, कौन सा प्रोसेस कब होता है। तो वन बाय वन विल डिस्कस। आपको आज के बाद सेल साइकिल बड़ी आसान लगने वाली है। लेप्टोटीन, लेप्टोनेमा, बुके स्टेज भी कहते हैं। एक बंच ऑफ फ्लावर्स बन जाता है, बुके बन जाता है, तो इट इज नोन एज बुके स्टेज ऑल्सो। यहां पे न्यूक्लियर एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले, एज यू कैन सी हियर, एंड जो क्रोमेटिन फाइबर है वो सिलेंडर हो जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल की तरह अपीयर हो जाएगा। जाइगोटीन स्टेज में
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सो बाइवेलेंट आर फॉर्म्ड, बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे नंबर 1। और जो क्रोमोसोम्स हैं दे कम नियर बाय, दे एंड साइड वाइज, सो सिनेप्स फॉर्मेशन हो जाएगी, सिनेप्सिस हो जाएगा। एंड सिनेप्सिस की जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है ड्यू टू पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, जिसको सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि कंडेंस क्रोमोसोम विच आर साइड बाय साइड एंड दे फॉर्म सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। सो दीज पेयर्ड क्रोमोसोम्स, अभी मैंने बताया बाइवेलेंट बना रहे हैं, एंड दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस पेयर। सो बाइवेलेंट फॉर्मेशन हुआ, सिनेप्स हुआ, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स आ गया, दिस इज जाइगोटी। Now these paired chromosome they start to share certain segments, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का शेयरिंग होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन, इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज पे हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट पकाइटिन स्टेज, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बाइवेलेंट थे उससे टेट्राड बन जाएगा, टेट्राड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहां पे बन जाएगा, जो क्या करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल के रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा। सो जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो क्रॉसिंग ओवर है वो स्पेशलिटी है, पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। लेप्टोटीन एक बुके स्टेज थी, न्यूक्लियर एनलार्जमेंट था। जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्म हुआ, एंड इन पैकाइटिन स्टेज रिकॉम्बिनेशन occurs, crossing over takes place. इन डिप्लोटीन जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पे सिर्फ क्रॉसिंग हो रही है उसके अलावा वो क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी। मान लो ये एक हमारा क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलॉग है, ये पेयर्ड कंडीशन होती है, मैं आपको सिंगल दिखा रहा हूं, तो उसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर जो होगी इसकी वजह से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गई, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज काइस्मेटम। सो प्रोफेज की स्पेशलिटी क्या होगी? काइस्मेटम। लास्ट पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, वो स्पेशलिटी थी, यहाँ पे काइस्मेटा बन गया। अब आपने अगर आप पढ़ा हो कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी ऊसाइट में ये जो इस स्टेज पे बहुत लंबे टाइम तक ऊसाइट चली जाती है, मंथ्स ईयर्स टुगेदर, इवन ह्यूमन फीमेल में भी होता है कि रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, डिप्लोटिन स्टेज में। तो ये प्रोसेस, ये स्टेज बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है, ह्यूमन फीमेल्स में भी ये केस होता है। एंड इन डाइकाइनेसिस जो काइस्मेटा है वो अपने एंडिंग की तरफ आ जाता है, फिर से क्रोमोसोमल कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या स्टेज आनी है? मेटाफेज, जहां पे थिक एंड होते हैं, मैक्सिमम थिक एंड होते हैं क्रोमोसोम्स। और एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड प्रोफेज के एंड में क्या हुआ था? माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियोलस चला गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इनविजिबल हो गया था। सो एट द एंड ऑफ prophase 1 in diakinesis all these changes takes place, right? Now prophase 1 metaphase 1 से सेम इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो क्या बना देंगे? स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे, स्पिंडल्स बना देंगे, फाइबर्स तो पहले ही बन गए। सो इक्वेटोरियल प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, अगेन स्पेशलिटी ऑफ मेटाफेज। और क्रोमोसोम की थिकनेस सबसे ज्यादा है यहाँ पे भी,
एनाफेज अगेन सेग्रीगेशन, सेपरेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम, वहां पे सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ध्यान रखना है। माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अभी भी अपने सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। एंड इन टेलोफेज 1 जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ER आ जाएगा एंड डायड फॉर्मेशन, ये एक डायड बन जाएगा। यहाँ पे जो दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो, इट मे अकर और इट मे नॉट। सो आगे क्या हो सकता है, इंटरफेज, इंटरफेज में फिर वही अपने आप को सेल प्रिपेयर करेगी और उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो दो माइटोटिक डिविजन्स के बीच का जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस, इन बिटवीन, एक कनेक्टिंग फेज भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। मैंने स्टार्टिंग में बताया था डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा। नाउ मियोसिस 2 अगेन वही 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 2। नाउ अब जो प्रोफेज 2 है उसमें वो 5 सब स्टेजेस नहीं है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकायोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब ये सिंपल हो जाएगी प्रोसेस मियोसिस 2 का प्रोफेज 2। आप देख रहे हो जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। बोथ न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे, दोनों न्यूक्लियाई में ही होगा। ये सारे स्टेप, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, दे आर जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। काइनेटोकोर की हेल्प से इक्वेटर पे, मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स पे चले गए, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। प्रोफेज 1 से का ट्रांजिशन मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज 2 का ट्रांजिशन मेटाफेज 2 में हो रहा है। एंड ड्यूरिंग एनाफेज 2 अगेन सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम occurs। अब यहां पे देखिए आप, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, और इसी की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। एंड इन टेलोफेज जो दो ग्रुप हैं क्रोमोसोम्स के, वो एक कॉमन एनवेलप में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या होगा, ये जो चारों के चारों हैं वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। So this is the overall process of meiosis, prophase 1, then meiosis 1, sorry metaphase 1, anaphase 1, telophase 1। इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साइटोकाइनेसिस हुआ उसके बाद meiosis 2 स्टार्ट हो गया। So from one cell 4 daughter cells are formed here। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार हुआ, लेकिन मियोसिस की 2 स्टेजेस है। So this is a comparison between meiosis 1 and meiosis 2। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स ही बनी इनिशियली और यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी। Now what is the importance? Why it is important? कि देखो माइटोसिस तो ओरिजिनल जीन सेट या जीनोम को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, प्योर लाइंस मेंटेन करता है, लेकिन वेरिएशन के लिए रिकॉम्बिनेशन होना जरूरी है। So this is importance of meiosis। Hope now you understand the whole process of
सेल डिवीजन। थैंक यू।